हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास महाकुंभ पार्ट 69। लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस और रिवीजन महाकुंभ क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इनको आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज देखेंगे रिवीजन क्लास महाकुंभ में उत्तराखंड राज्य की सैन्य परंपरा और जो प्रमुख सैनिक हैं या वीर सैनिक हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड की सैन्य परंपरा। ये देखिए पार्ट 1 है, दो भागों में मैं इसको दूंगा टॉपिक। अगला जो पार्ट आएगा उत्तराखंड जीके रिवीजन भाग 70, उसमें हम देखेंगे राज्य में स्थित जो प्रमुख कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी देखेंगे सैन्य परंपरा से जुड़ी हुई। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की सैन्य परंपरा, तो राज्य में देखिए कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट का नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट की। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट राज्य की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और बहुत पुराना इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना होती है 1788 में। 1788 में बरार, जो हमारा बरार था, बरार का एक नवाब था सलावत खां। सलावत खां, ठीक है, तो बरार के नवाब सलावत खां ने एलिचपुर महाराष्ट्र ब्रिगेड के नाम से इसकी स्थापना की थी। और इसी ब्रिगेड की जो पहली बटालियन थी ना, उसी को हम जानते हैं चार कुमाऊं के नाम से। ये जो 1788 में स्थापित हुई थी, इसी की पहली ब्रिगेड को चार कुमाऊं के नाम से जाना गया। और देखिए 1794 का जब समय आया तो इस बटालियन को रेमंड कोर नाम दिया गया। 1903 में इस बटालियन का भारतीय सेना में विलय होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तो देखिए कहाँ पे हो रही है, बरार में इसकी स्थापना हो रही है ना, अलग अलग रियासतें भी तो चल रही थी उसमें ब्रिटिश काल में। उसके बाद 1823 के आसपास पांचवी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है। ऐसा करते करते फिर हम आ जाते हैं 27 अक्टूबर 1945, महत्वपूर्ण तिथि है 27 अक्टूबर 1945, 1945। इसको नाम दिया जाता है कुमाऊं रेजिमेंट। तो सबसे पहले इसको नाम कुमाऊं रेजिमेंट कब मिला था आपका? 1945 में। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, यही डेट महत्वपूर्ण है, 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय बनाया जाता है कहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका बनाया जाता है आगरा में। आगरा में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया उसके बाद। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के पश्चात 1948 में, 1948 में, ठीक है, 1948 में इसका जो हेडक्वार्टर था कुमाऊं रेजिमेंट का, वो बनाया गया रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत वर्तमान अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। इस रेजिमेंट से अभी तक देखिए 3 सेना अध्यक्ष हमारे अपॉइंटेड हुए कुमाऊं रेजिमेंट से। और नाम देखिए श्री नागेश, जनरल के एस थिमैया और जनरल टी एस रैना। तो 3 सेना अध्यक्ष हमको मिले कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं रेजिमेंट के ही पहले सैनिक थे जिनका नाम था सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा जो कि शहीद हो गए थे। और सोमनाथ शर्मा देश के पहले सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, आजादी के पश्चात परमवीर चक्र, क्योंकि उससे पहले तो देखिए ब्रिटिशर्स के अपने गैलेंटियर अवार्ड होते थे, आपने देखा होगा कि उनका आपका विक्टोरिया क्रॉस वगैरह होता था, हाईएस्ट जो युद्ध समय का अवार्ड था। देश आजाद होने के बाद पहला जो परमवीर चक्र मिला वो सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। और सोमनाथ शर्मा जी कौन सी रेजिमेंट से थे, 4th कुमाऊं से। ठीक है, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं, कुमाऊं रेजिमेंट के एक बंदे और थे, मेजर एक सैनिक और थे मेजर शैतान सिंह, जिनको हम जानते हैं भारत चीन युद्ध के लिए। ठीक है, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया, मेजर शैतान सिंह को। अभी हम देखिए जो प्रमुख सैनिक है उनके बारे में जब बात करेंगे तो डिटेल में बात की जाएगी। 1988 फरवरी 1988 में डाक टिकट जारी हुआ था इस पे। ठीक है, रेजिमेंट पे डाक टिकट जारी किया गया था, ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए कुमाऊं रेजिमेंट जो है इनकी कुलदेवी मानी जाती है हाट कालिका, कुलदेवी। ठीक है, गंगोली हाट का जो हाट कालिका मंदिर है ना, तो हाट कालिका मंदिर को देखिए आज भी हाट कालिका मंदिर को आर्मी की तरफ से सैलरी वगैरह पेंशन वगैरह जाती है, तो इनकी कुलदेवी हाट कालिका मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुमाऊं रेजिमेंट का वो पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है, युद्ध के समय क्या नारा देती है कुमाऊं रेजिमेंट, तो इनका युद्ध घोष है जय कालिका माता।
ठीक है, युद्ध घोष है जय कालिका माता या जय काली माँ। ठीक है, जय कालिका माता या जय कालिका माँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जय माँ काली भी कहा जाता है। और इनका आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है कुमाऊं रेजिमेंट का, पराक्रमो विजयते। ठीक है, पराक्रमो विजयते, यानी कि पराक्रम की विजय होती है हमेशा, बहादुर की विजय होती है हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो एक मार्च, जो इनका मार्च मार्च का जो गीत होता है, जब मार्च करती है ना, आपने देखा होगा जब भी रेजिमेंट मार्च करती है तो एक गीत बजता है, तो इनकी धुन है कुमाऊं रेजिमेंट की, बेवड़ू पाको 12 मासा। ठीक है, बेवड़ू पाको 12 मासा जो उत्तराखंड राज्य का एक लोकप्रिय गीत है, इसी धुन पर आपका इनका मिलिट्री बैंड भी हो जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय रानीखेत में मैं आपको बता चुका हूँ, युद्ध घोष जय काली माँ या जय कालिका माता, आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते। ओके, इतना ही याद रखना आपके लिए काफी है, ज्यादा यहाँ पर डेप्थ में जाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली जो है हमारी, देखिए गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट इसको कहा जाता है। तो गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट, इसकी भी एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, इसकी कहानी शुरू होती है सूबेदार सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी से। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे बलभद्र सिंह नेगी जी, और बलभद्र सिंह नेगी जी ने आंग्ल अफगान युद्ध के बाद गवर्नर टफरिन से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम गढ़वालियों की एक सेपरेट रेजिमेंट आप बना दीजिए। और बलभद्र सिंह नेगी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था आंग्ल अफगान युद्ध में, इसीलिए इनको लाट सूबेदार भी कहा जाता है, लाट सूबेदार। ठीक है, इसकी उपाधि दी जाती है। तो इनकी बात को मान लिया गया और गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई 5 मई 1887 को। 5 मई 1887 को स्थापित हुई है, लेकिन पहली बार जब ये स्थापित हुई, ये आपका अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कहां पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा में जब ये 5 मई 1887 को स्थापित हुई, तो इसको तीसरी रेजिमेंट गढ़वाल की, मतलब गढ़वाली सैनिक इसमें थे जरूर, लेकिन इसको तीसरी रेजिमेंट का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नवंबर, ये महत्वपूर्ण तिथि है, 4 नवंबर 1887। 4 नवंबर 1887 को क्या हुआ, जो अल्मोड़ा में स्थित ये गढ़वाल राइफल थी या रेजिमेंट थी, इसका मुख्यालय कालो का डांडा लाया गया। कालो का डांडा। ठीक है, कालो का डांडा, डांडा का मतलब होता है पहाड़, कालो मतलब जहां पे काले बादल हमेशा घिरे रहते हैं। बाद में इसी कालो का डांडा को हम जानते हैं 1890 में इसका नाम हो गया था लैंस डाउन, यानी कि वर्तमान समय में भी आप देखेंगे गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो लैंस डाउन पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो कहानी पूरी समझ गए ना। जब हमारा लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी ने रिक्वेस्ट की, उसके बाद गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है, लेकिन ये अल्मोड़ा में हुई थी 5 मई 1887 को। उसके बाद 4 नवंबर 1887 को ही कालो के डांडा में इस रेजिमेंट की मुख्यालय को स्थानांतरित किया गया, और 1890 में कालो का डांडा का नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लैंसडाउन के नाम पे लैंसडाउन किया गया। ठीक है, ये पूरी कहानी है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और डेटा को देखेंगे। गढ़वाल राइफल्स जो थी ना, गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से पहले स्थापित हुई थी। गढ़वाल रेजिमेंट को जो राइफल्स का खिताब मिला था वो 1892 में मिला था। ठीक है, 1892 में इसको राइफल्स का खिताब मिला, तब से इसको गढ़वाल राइफल्स कहा जाता है, पहले गढ़वाल रेजिमेंट था। ओके, और 1921 में इसको रॉयल का खिताब मिला, और इसके बाद इसका नाम हो गया रॉयल गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रॉयल गढ़वाल राइफल्स। कब मिला ये रॉयल नाम? 1921 में, 1921 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। और आजादी के बाद इसका नाम कर दिया गया 1947, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद इसका नाम रखा गया ओनली गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब गढ़वाल राइफल्स जो है, देखिए गढ़वाल राइफल्स यहाँ पर एकमात्र रेजिमेंट हो जाएगी राज्य की जहां के 3 सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला, जो कि ब्रिटिश काल में सेना का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता था। तो विक्टोरिया क्रॉस गढ़वाल के 3 सैनिकों को मिला था। ठीक है, कौन कौन थे भाई? एक तो हमारे दरबान सिंह नेगी थे, दूसरे हमारे गबर सिंह नेगी थे, और तीसरे हमारे गढ़वाल राइफल्स के एक ऑफिसर थे डब्ल्यू कैनी। ठीक है, ये काफी कम बुक्स में आपको मिलेगा, डब्ल्यू कैनी। ये गढ़वाल राइफल्स में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो इसको ये अवार्ड दिया गया था, तीसरा विक्टोरिया क्रॉस 1920 में मिला था डब्ल्यू कैनी को।
पहला विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था 1914 से 18 में, जो प्रथम प्रथम विश्व युद्ध चला था ना, इसमें दरबान से नेगी जी को मिला था 1914 में। 1915 में गबर सिंह नेगी जी को मिला था मरणोपरांत। तो गढ़वाल राइफल से 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, ये ध्यान रखना है। एक अंग्रेज को भी मिला, लेकिन ये अंग्रेज गढ़वाल राइफल्स में ही क्या था, गढ़वाल रेजिमेंट में ही उसमें ऑफिसर था, ये आपको दिया, उसका सिपाही था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए गढ़वाल राइफल से जुड़े और भी अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हैं, ठीक है। जैसे कि गढ़वाल राइफल्स में आपने पढ़ा होगा, गढ़वाल राइफल्स के एक लेफ्टिनेंट थे पीटी अर्थटन, और एक राइफलमैन थे ज्ञान सिंह फरसवांग। तो ज्ञान सिंह फरसवांग जी और पीटी अर्थटन ने लैंसडाउन से मास्को तक 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी की थी। लगाई, इतनी लंबी यात्रा पैदल पूरी की थी, और सरकार ने उसमें, ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने इन्हें मैक ग्रेगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो गढ़वाल राइफल से जुड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है 1930, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल का दिन। तो 23 अप्रैल 1930 में 2/18 गढ़वाल राइफल्स का एक सैनिक था पेशावर की किस्सा खानी मार्केट में, जो उस घटना के बाद पूरे देश में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से पॉपुलर हो गया था। अभी जानेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी है, यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी इसी रेजिमेंट से थे, ओके। बाकी गढ़वाल राइफल्स के द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ था, तो कलकत्ता में जो विलियम फोर्ट है हमारा, फोर्ट विलियम जो हमारा किला है, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में भारत के तिरंगे को फहराने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो भी गढ़वाल राइफल्स को प्राप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी गढ़वाल रेजिमेंट की जो प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी जो हम कहते हैं ना, प्रादेशिक सेना जो होती है, तो गढ़वाल रेजिमेंट की टीए को 1994 में एक अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। 2003 में जो हमारा गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है लैंसडाउन, इसको भी मिला था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्राइज वगैरह भी दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, गढ़वाल राइफल्स जब हमारा लैंसडाउन में लाया गया था, लैंसडाउन कालो का डांडा में लाया गया था ना, नवंबर 1887 को, तो नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की जो छावनी थी, इसको स्थापित करने के श्रेय किसको जाता है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। 4 नवंबर 1887, तो यहाँ पे छावनी जो स्थापित की थी, उसमें एक कर्नल था, ब्रिटिश कर्नल, और इसका नाम था मैन वेयरिंग, ठीक है, मैन वेयरिंग। तो इसने स्थापित की थी यहाँ पर छावनी गढ़वाल राइफल्स के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं गढ़वाल राइफल्स का भी हम देखेंगे। गढ़वाल राइफल्स का जो हमारा युद्ध घोष है क्या है, तो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष है, जब भी युद्ध में जाती है हमारी गढ़वाल राइफल्स की सेना, तो ये बोलती है जय बद्री विशाल, ठीक है, जय बद्री विशाल, ये हमारा युद्ध घोष है गढ़वाल राइफल्स का। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आदर्श वाक्य की बात करूं तो आदर्श वाक्य है, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट का आपने देखा पराक्रमो विजेते आदर्श वाक्य, ऐसे ही गढ़वाल राइफल्स का आदर्श वाक्य है युधाया कृत निश्चय, ठीक है, ये इनका आदर्श वाक्य है, यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ लड़ो, ठीक है। इसके अलावा देखिए गढ़वाल रेजिमेंट को आपका स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इनका एक उपनाम है इस रेजिमेंट का, स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है इनको, हिमतेंदुआ, ये इनका एक उपनाम है, ये आपको याद रखना है। और इनका जो मार्च गीत है वो है बड़े चलो गढ़वालियों, ठीक है, आपने सुना होगा कई बार धुन, बड़े चलो गढ़वालियों, ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलिए इसके अलावा देखिए हमारा जो राज्य है, राज्य में कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत दोस्तों हमारे नागा रेजिमेंट को भी स्थापित किया गया था, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुमाऊं रेजिमेंट के नीचे ही रानीखेत में सबसे पहले एक नागा रेजिमेंट की भी स्थापना हुई थी, ठीक है, अब तो 2-3 बटालियन बन गई हैं शायद, ठीक है। राजा नागा जो रेजिमेंट थी सबसे पहले कब स्थापित हुई कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय में, तो ये आपका 1970 में, कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा 1970 में रानीखेत में नागा रेजिमेंट की भी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों तो राज्य में देखिए इको टास्क फोर्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है, जो भी हमारे रिटायर सैनिक होते हैं इनके लिए एक इको टास्क फोर्स भी स्थापित की गई है। कमेंट में बताएंगे आप किस वर्ष से इसको स्थापित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं, वृक्षारोपण वगैरह इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, इको टास्क फोर्स। इसके अलावा देखिए हमारे राज्य में आप देखते हैं जहां पर भी हमारी राज्य का जो बॉर्डर है
चाइना या तिब्बत से लगता है, वहां पर हमारे अर्धसैनिक बल भी रहते हैं जिसको हम जानते हैं आईटीबीपी के नाम से, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ऐसे जो हमारे नदी वाले क्षेत्र हैं जहां पर जैसे नेपाल वगैरह से हम बॉर्डर टच करते हैं, तो वहां पर रहती है हमारी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य में आपने देखा होगा जो भी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर सीआईएसएफ रहती है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा डोईवाला देहरादून में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उनका भी वहां पर एक कैंप है। और भी बहुत सी पैरामिलिट्री जो है उत्तराखंड में सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि सीआईएसएफ आपको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में भी देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री यानी कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं, अर्धसैनिक बल में अगर आसाम राइफल को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा लगभग अन्य सभी पैरामिलिट्री बल के जो सैनिक हैं उत्तराखंड में सर्विस दे रहे हैं, वो हर राज्य में देते हैं। ठीक है, तो ये आपने को पता होना चाहिए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ऐसे दंगे वगैरह इनसे निपटने के लिए राज्य में आपको पता है उत्तराखंड पुलिस के साथ पीएसी भी होता है। ठीक है, ये केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के लिए सीआरपीएफ होती है। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसीलिए होती है हमेशा। ठीक है, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं और खासकर जहाँ पर दंगे वगैरह हो जाते हैं या जहाँ पर रिजर्व बटालियन की जरूरत पड़ती है, तो सीआरपीएफ और पीएसी को कॉल किया जाता है हमेशा। ओके, इसके अलावा देखिए राज्य में सन 2013 के आसपास, 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ आपदा, तो एचडीआरएफ का भी गठन किया गया था। ठीक है, एचडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, जैसे एनडीआरएफ है उसी के तर्ज पे एचडीआरएफ भी स्थापित हुई थी। क्लियर, चलिए, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने ये बता दिया है। आप देखेंगे राज्य के जो प्रमुख सैनिक हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी, यहीं से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बलभद्र सिंह नेगी जिनको मैं बता चुका हूँ, इनको लाट सूबेदार के नाम से जाना जाता है, लाट सूबेदार। ठीक है, उपनाम है इनका। और इन्होंने देखिए डफरिन से, उस समय डफरिन से रिक्वेस्ट की थी, वायसराय था डफरिन, और बोला, जब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसमें वायसराय कौन था, तो उसमें डफरिन था। आंगल अफगान युद्ध के समय भी डफरिन था इसी समय पे। तो नेगी जी ने इनसे मांग की भैया हमारे लिए रेजिमेंट होनी चाहिए, इसीलिए बलभद्र सिंह नेगी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है गढ़वाल राइफल्स की स्थापना के लिए। अगला देखिए दरबान सिंह नेगी जी, तो दरबान, ठीक है, दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी काफी महत्वपूर्ण नाम है। दरबान सिंह नेगी जी का अगर मैं बात करूं, चमोली से रिलेट करते हैं, चमोली, चमोली के कफातीर में इनका जन्म हुआ था 1883 में। ठीक है, और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये आपका 39वीं गढ़वाल राइफल्स में थे। ठीक है, 39वीं गढ़वाल राइफल्स में सेना यहाँ पे सर्विस दे रहे थे आप। ओके, और इनकी वीरता पर, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया युद्ध में, काफी साहस दिखाया, तो इनकी वीरता पर उसमें ब्रिटेन का जो किंग था, उसमें ब्रिटेन का जो महाराजा था, नाम था इसका जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो जॉर्ज फिफ्थ था उसमें, जॉर्ज फिफ्थ ने इनको उस समय का सर्वोच्च सम्मान दिया था, विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस, तो विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले सैनिक बने ये। और यहीं पर जॉर्ज पंचम से दरबान सिंह नेगी जी ने भी एक रिक्वेस्ट की जो आज पूरी हो पाई है। ये बात है, देखिए दोस्तों, जब इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ये 1914 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दरबान सिंह नेगी जी का सपना अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। दरबान सिंह नेगी जी के सपने को पूरे होने में लगभग देख रहे हैं आप 110-115 साल लग गए हैं। 1914 में जॉर्ज पंचम से ही दरबान सिंह नेगी जी ने बोला कि भैया मुझे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की लाइन चाहिए, ये कर दो भैया, जॉर्ज भैया आपसे रिक्वेस्ट है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की लाइन बना दो आप। ठीक है, तो ये सपना देखिए अभी काम चल रहा है इस योजना पे, परियोजना पे, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में शुभारंभ भी हो जाएगा। तो इतना लंबा सपना होता है। ठीक है, अब आप सोचिए, और हम कई बार थोड़ी असफलता के कारण हमारे हौसले टूट जाते हैं, तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ धैर्य रखें। ठीक है, जो सपना आपने देखा वो पूरा होता है अगर आप पूरी जान लगाएंगे उसके पीछे और अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और पेशेंस रखेंगे। तो दरबान सिंह नेगी जी ने जॉर्ज पंचम जी से मांग भी की थी यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कर्णप्रयाग में बोला था कि एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल की भी स्थापना कर दो। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल की स्थापना। 2 चीज मांगी इन्होंने, इनसे जब पूछा गया क्या चाहिए, एक तो बोला अंग्रेजी मीडियम स्कूल बना दो यहाँ, और दूसरा बोला यार रेल लाइन यहाँ पहुंचा दो। ठीक है, चलिए, और इसीलिए देखिए उसके बाद होता है
इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना तो करते हैं 1918 में। दरबान सिंह नेगी जी ने मांगा था तो 19, ये सपना तो इनका जल्दी पूरा हो गया। 1918 में ही नेगी जी के आग्रह पर एक मिडिल स्कूल की स्थापना हो गई थी कर्णप्रयाग में। एक मिडिल स्कूल स्थापित हुआ, ठीक है, कर्णप्रयाग में। और इसके अलावा देखिए दरबान सिंह नेगी जी, इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। इन पर एक म्यूजियम है, ठीक है, इन पर एक संग्रहालय भी है आपका लैंसडाउन में, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय, जो कि 1983 में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगले जो सैनिक है देखिए हमारे गब्बर सिंह नेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है गब्बर सिंह नेगी। गब्बर नहीं होना चाहिए, तो गब्बर सिंह नेगी होगा, ठीक है, गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी जी की बात करें 1895 में चंबा टिहरी में इनका जन्म हुआ था, मंजुआ गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो चंबा में आज भी देखिए बहुत ज्यादा सम्मान है इनका। आप देखिए गब्बर सिंह नेगी जब भर्ती हुए तो उसके बाद जैसे भर्ती हुए उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये भी आपका 39वीं गढ़वाल राइफल्स से थे, 39वीं गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। और फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे। न्यू चैपल फ्रांस, युद्ध चल रहा था वहां पर, और यहीं पर देखिए आपका युद्ध लगते लगते शहीद हो गए थे। तो इनको शहादत के पश्चात यानी कि शहीद यानी कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला था, मरणोपरांत, ठीक है। तो मरणोपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था इनको भी। और ये विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले सबसे युवा सैनिक थे, आपको ध्यान रखना है। दरबान सिंह नेगी जी ने तो युद्ध लड़ा और सकुशल बच के आए, लेकिन इनको मरणोपरांत तो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं की याद में, गब्बर सिंह नेगी जी की याद में, आप सभी को पता है चंबा टिहरी में, ठीक है, चंबा टिहरी में प्रत्येक 21 अप्रैल को मेला आयोजित होता है, क्योंकि 21 अप्रैल 1895 को ही इनका जन्म हुआ था गब्बर सिंह नेगी जी का। तो इसलिए चंबा में 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष गब्बर सिंह मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। और 1925 में जब गढ़वाल या टिहरी रियासत के राजा थे, कौन थे उसमें राजा? मरेंद्र शाह। मरेंद्र शाह ने 1925 में इनका एक स्मारक बनाया था चंबा में, ठीक है, स्मारक बनाया गब्बर सिंह नेगी जी का। ऐसे गढ़वाल रेजिमेंट ने भी एक स्मारक इनका बनाया चंबा में 1971 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर गढ़वाली, क्योंकि इस नाम ने पूरे देश में ऐसी लहर पैदा की कि गांधी जी तक को स्टेटमेंट देना पड़ा था, यदि अगर मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता। यानी कि गांधी जी तक इन्फ्लुएंस हो गए थे, जिससे पूरी दुनिया उसमें इन्फ्लुएंस हो रही थी, वो बंदा इस सैनिक से इन्फ्लुएंस हो गया था। तो खुद सोचिए कितना बड़ा ओहदा, कितना बड़ा ऑरा होगा उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली जी का। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करूं तो मैं 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था, मासो गांव था, ठीक है, मासो गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मासो गांव पौड़ी में। पिता का नाम बात करें तो जलौत सिंह भंडारी था। इनका जो पूरा नाम था, वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। कई बार आयोग ने पूछा है पूरा में ये क्वेश्चन, वास्तविक नाम था इनका चंद्र सिंह भंडारी। गढ़वाली नाम तो इनको फिर पेशावर कांड के बाद मिलता है, ठीक है। 1914 में क्या हुई, भर्ती हो गई थी सेना में। उसके बाद देखिए आपका 23 अप्रैल 1930 की वो घटना या तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 23 अप्रैल 1930 को क्या देश में देखिए, अगर आप दांडी मार्च गांधी जी का सफल हो चुका है, दांडी मार्च गांधी जी का सफल हो गया, तो गांधी जी ने उसमें इस मार्च को बोला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको बोला गया। यानी कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में सफलता पा चुका था। इसमें सिंपल सा फंडा था कि हम टैक्स देना बंद करेंगे, ठीक है। मैंने जीएस की क्लासेस में आपको पढ़ाया है, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्यों शुरू किया था, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन फेल हो गया था गांधी जी का, उसके बाद गांधी जी का बीच में थोड़ा आप देखेंगे ब्रेकडाउन रहा, क्योंकि 22 से जब हमारा चौरा चौरी वाली घटना होती है, उसके बाद काकोरी एक्शन भी होता है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन आता है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, गांधी जी तब तक थोड़ा साइलेंट टाइप रहते हैं। बट 1930 में नमक टैक्स के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते, तो पूरी घटनाक्रम मैंने आपको बताया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफल होने के पश्चात हर देश के हर हिस्से में उसमें ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग अलग रूपों में चलने लगा, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे स्पष्ट किया हर तरीके से आंदोलन को प्रारंभ करो। कोई शराबबंदी का आंदोलन करो, कोई आपका मजदूर के खिलाफ आंदोलन करो, कोई बाल प्रथा या दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन करो। यानी कि समाज की जो कुरीतियां हैं, उसके साथ साथ ब्रिटिश राज में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण नीतियां हैं, हर किसी के लिए आपको क्या करना है, आंदोलन करना है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उसमें कहाँ थे, ये हमारे किस्सा खानी एक बाजार था, किस्सा खानी बाजार में पोस्टेड थे, ठीक है। किस्सा खानी बाजार जो था उस समय ये पेशावर में था। अब पेशावर की बात हो रही है, देखिए भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ उस समय, तो किस्सा खानी बाजार पेशावर में उस समय चंद्र सिंह गढ़वाली अपने रेजिमेंट के साथ थे। और वहां पर देखिए किस्सा खानी बाजार में क्या हुआ, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है, लाल कुर्ती संगठन आपने पढ़ा होगा। लाल कुर्ती संगठन की जो स्थापना की थी किसने की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये लोग अपनी रैली निकाले थे बिल्कुल शांत तरीके से, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली की रेजिमेंट को उसमें ऑर्डर दिया गया ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कि गढ़वालियों शूट करो इनको, ठीक है। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली तुरंत बोले गढ़वाली सीज फायर, कोई भी सीज मतलब फायर नहीं करेगा, सीज फायर। और बोला ये अपने अधिकारी से बोले चंद्र सिंह गढ़वाली कि मैं अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद सभी सैनिकों ने हथियार नीचे कर दिए इनका। उसके बाद कोर्ट मार्शल वगैरह हुआ, काले पानी की सजा इनको हुई, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली जी क्या हुए, पूरे देश में पॉपुलर हो गए, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की संपूर्ण देश में। चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली नाम यहाँ से मिल गया। गांधी जी ने बोला कि एक और गढ़वाली मुझे मिलता तो देश कब का आजाद हो जाता, यानी कि एक बहुत बड़ी मिसाल बन के उभरे उस समय ये, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। चलिए, इनका जो उसमें मुकदमा था ना, जब इन पे कोर्ट मार्शल हुआ तो इनका मुकदमा लगा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, बड़ा पूछा जाता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनका केस लगा था उसमें, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छे से याद रखेंगे। इनको देखिए काले पानी की सजा हुई थी 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, ठीक है। इतना ये हमारा काला पानी, अंडमान निकोबार की जो सेल्युलर जेल थी उसमें उसको काला पानी कहा जाता था, वहां पे रहे। उसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में भी शामिल हो गए थे, और लखनऊ में इनकी मुलाकात भी हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है। चंद्रशेखर गढ़वाली का संबंध किस गढ़वाली रेजिमेंट से था, तो 2/18 बटालियन, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इनका संबंध था 2/18 बटालियन गढ़वाल रेजिमेंट या गढ़वाल राइफल्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए रिटायरमेंट के बाद ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल है, कम्युनिस्ट विचारधारा को इन्होंने फॉलो किया, चुनाव भी लगा लेकिन हार गए। 1994 में इनपे एक डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है, डाक टिकट 1994 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनका एक बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत अच्छा पॉपुलर स्टेटमेंट है। इन्होंने जब ये गिरफ्तार हुई तो इन्होंने बोला बेड़ियां तो मर्दों का जेवर होती है, ठीक है। तो जो जेल में डालने से पहले बेड़ियां बांधी जाती थी ना, जंजीरें बांधी जाती थी हाथ पैरों में, तो उन जंजीरों या बेड़ियों को इन्होंने बोला था ऑर्नामेंट ऑफ मेल, यानी कि मर्दों का जेवर, ठीक है, ये बोला था इन्होंने। बाकी चंद्रशेखर गढ़वाली जी की याद में देखिए कोदिया बगड़ दूधा तोली में एक मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। इनकी याद में कोदिया बगड़ दूधा तोली में मेला भी आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला नाम है भाई जसवंत सिंह रावत, बाबा जी आ गए हमारे, ठीक है। जसवंत सिंह रावत, इनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और जसवंत सिंह रावत जी को हम जानते हैं, ठीक है, नूरानांग हीरो के नाम से, नूरानांग हीरो या नूरानांग का जो किंग था जसवंत सिंह रावत जी। जन्म हुआ था 1941 धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल में। ये थे चौथी गढ़वाल राइफल्स, 4th गढ़वाल राइफल्स के सिपाही, ठीक है। आप देखिए जब हमारा 1962 का वॉर हुआ था, 1962 का वॉर हुआ था, भारत चीन युद्ध, हालांकि इस युद्ध में भारत की हार हो गई थी, लेकिन 1962 भारत चीन की लड़ाई में नूरानांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है नूरानांग, यहाँ पर इन्होंने लगातार 72 घंटे तक चाइना के सैनिकों से युद्ध किया। हुआ क्या, देखिए भारत के जो सैनिक थे बहुत लिमिटेड मात्रा में वहां पे पहुंचे थे, चीन के पास एक विशाल सेना थी। तो देखिए इस तरफ एक तरफ चीन की सेना थी, एक तरफ भारत की। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चौकियां बनाई गई थी। जब सभी चौकियों पे सैनिक समाप्त हो गए तो जसवंत सिंह रावत ने क्या किया, हर चौकी पे जाके अपना इंडिविजुअल गोलियां चलाई, ताकि चाइनीज सैनिकों को ये लगता रहे कि अभी बहुत से सैनिक हिंदुस्तान के जीवित हैं। इन्होंने ऐसी ट्रिक अपनाई यहाँ पे, हालांकि उस समय अकेले पड़े गए थे, ठीक है। लेकिन 72 घंटे तक जब ये युद्ध लड़ते रहे, उसके बाद अब देखिए एक इंसान ही है, कितनी पावर जो होगी आदमी में। तो 72 आवर्स लड़ने के बाद दोस्तों ये शहीद हो गए। पता चल गया चाइनीज को कि एक ही बंदा है और इतना हमको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो जसवंत सिंह रावत जी वहां पे शहीद हो गए थे, और इनको हीरो ऑफ नेफा भी कहा जाता है। नेफा देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, हीरो ऑफ नेफा, ठीक है, अरुणाचल का पुराना नाम है हीरो ऑफ नेफा, ठीक है।
और उसके बाद 1962 में ही इनको मरणोपरांत मिला था महावीर चक्र। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है युद्ध काल में महावीर चक्र। सबसे बड़ा परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। ऐसे शांति काल में अलग चक्र होते हैं, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, वो शांति काल वाले चक्र हैं। आप देखिए जसवंत सिंह रावत जी जो है, इन पे एक मूवी भी बनी 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स, मार्टियर हु नेवर डाइड, यानी कि शहीद जो कभी नहीं मरा। 72 घंटे इन पे एक मूवी बनी है। ठीक है, अविनाश ध्यानी जी ने इसको डायरेक्ट किया था, तो इनके जीवन पर ये पूरी एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, और नूरानांग में ही मैंने आपको जो बताया जहां पर ये युद्ध हुआ था, नूरानांग में इनके नाम पर एक स्मारक भी बनाया गया। और ऐसा बोला जाता है कि आज भी इनको सैलरी वगैरह दी जाती है, इनका प्रमोशन किया जाता है। और ऐसे एक सैनिक आपने सुना होगा बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह को भी आज भी सैलरी दी जाती है, उनके नाम का मंदिर है ना। तो कुछ ऐसे सैनिक हुए जिनके नाम के आज भी मंदिर है, इनको भी एक हिसाब से भगवान की तरह पूजा जाता है वहां पे। चलिए अगला नाम देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण नाम है, मेजर सोमनाथ शर्मा। देश आजाद हो चुका है और देश की आजादी के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण नाम आएंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा की मैं बात करूं, 1923 में इनका जन्म हुआ था कांगड़ा हिमाचल में। ठीक है, और ये कुमाऊं रेजिमेंट में थे, फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट में ये आपका बतौर अफसर भर्ती हुए थे। ठीक है, मेजर थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1947 जब देश आजाद हुआ, आप सभी को पता है दोस्तों, 47 में देश आजाद होने के बाद 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। एक तो हमारी थी कश्मीर की रियासत, दूसरी हमारी थी हैदराबाद की रियासत, और तीसरी हमारी थी जूनागढ़ की रियासत। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला भैया या तो कायदे से आ जाओ भारत के पास, या फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको लाना है। तो कश्मीर के राजा ने बोला भाई हम तो आजाद रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद वाले ने बोला तो ऑपरेशन पोलो चला यहाँ पर। ठीक है, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के जितने सैनिक थे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। जूनागढ़ में आपका क्या किया गया, जनमत संग्रह किया गया, यानी कि लोगों से यहाँ पर वोटिंग कराई गई कि भाई आपको भारत में जाना है या पाकिस्तान के पास जाना है। जूनागढ़ का शासक जो था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन 99% लोगों ने बोला भाई कि हम भारत में जाएंगे, हमको नहीं जाना पाकिस्तान। तो इसके आधार पे भारत ने कैप्चर कर लिया जूनागढ़ को, गुजरात में था जूनागढ़। अब कश्मीर वाला राजा जो था अभी तक उसकी तरफ, क्योंकि कश्मीर में उसमें राजा हरिसिंह थे, हिंदू राजा थे, तो केंद्र से भी थोड़ा दबाव कम था उसमें, समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन कश्मीर के राजा को प्रपोजल भेजा गया था कश्मीर के लिए, आर्टिकल जो 370 जिसको बाद में अबॉलिश किया गया, तो 370 के तहत बातचीत मतलब उन पे काम चल रहा था। इसी बीच कश्मीर में क्या हुआ, आपका पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो गया। और इसी अटैक के समय जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा थे, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस अटैक में। ठीक है, तो 1947 में जम्मू कश्मीर में जो बड़गाम का युद्ध हुआ था, हवाई अड्डे की रक्षा की थी, तो इसी वजह से दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा यहीं पे लड़ते लड़ते क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो काफी कम उम्र में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति देश के, ना कि कुमाऊं रेजिमेंट के या उत्तराखंड के, ये पहले व्यक्ति थे देश के जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ठीक है, तो अभी इससे पहले क्या था, 1947 से पहले ब्रिटिश राज में विक्टोरिया क्रॉस मिल रहा था, तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले हमारे व्यक्ति हो जाएंगे सोमनाथ शर्मा जी। तो इसी युद्ध में हुए थे। और आप जानते हैं कश्मीर के जो राजा हरिसिंह थे, उनकी गलती की वजह से जो हमारा कश्मीर का ये वाला भाग आपको दिखता होगा, ये इतना भाग जो है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब तक हरिसिंह को भारत ने सेना भेजी तो इतना हमारा पाकिस्तान के सैनिक इतने एरिया में घुस चुके थे। और जब दोनों लीडर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लीडर यूएनओ में गए तो वहां पर युद्ध विराम की बात की गई, सीज फायर हुआ, और सीज फायर में जो देश जहां पे वहीं पे रोका गया। तो आज आप देखते हैं इसी वजह से जो कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा है, आज भी ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि संभावना है कि भविष्य में इसको ले लिया जाएगा वापस। ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा इसी में आपका क्या हुए थे, शहीद हुए थे, और इनको फिर मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था 1950 में। 1950 में परमवीर चक्र मिला इनको। चलिए अगला है, देखिए अगला नाम है भाई सूरवीर सिंह पंवार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सूरवीर सिंह पंवार जी का जन्म हुआ था 1907 में। ये टिहरी में जो पंवार राजवंश था उससे संबंधित थे। ठीक है, यानी कि खानदान, शाही खानदान से थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था। तो सूरवीर सिंह पंवार ने सेना में काम तो किया, इसके साथ साथ गढ़वाली साहित्य में भी इन्होंने लेखन का काम किया। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि फतेह प्रकाश इन्होंने एक रचना लिखी। इसके अलावा अलंकार
प्रकाश, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नाम है देखिए मेजर शैतान सिंह। तो भारत चीन युद्ध देखिए, एक तो हमारे कौन थे, जसवंत सिंह रावत, जिनको आपका क्या कहा जाता है, मैंने आपको बोला हीरो ऑफ नेफा, जसवंत सिंह रावत। ऐसे जो 1962 का वॉर चला हमारा इंडो चाइना वॉर, इसी युद्ध के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जो लद्दाख का एरिया था, अरुणाचल में तो जसवंत सिंह रावत जी संभाल रहे थे मोर्चा। लद्दाख में जो हमारा रेजांगला वाला एरिया था, रेजांगला, तो रेजांगला वाले एरिया को कवर कौन करे थे, मेजर शैतान सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोर्चाबंदी की इन्होंने और काफी अच्छे से युद्ध को यहाँ पर लड़ा, और लेकिन क्या हुआ, फाइनली ये शहीद हो गए वहां पर युद्ध लगते लगते, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट से थे ये भी, चार्ली कंपनी, कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी से थे, और युद्ध लगते लगते शहीद हुई ये भी भारत चीन युद्ध के दौरान। इनको 1963 में मरणोपरांत आपका परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है, परमवीर चक्र, इनको भी परमवीर चक्र है मरणोपरांत 1963। अगला नाम है देखिए विपिन चंद्र जोशी, अल्मोड़ा से आते हैं विपिन चंद्र जोशी जी, बहुत से काम इन्होंने किए भाई, ठीक है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे, जनरल रहे, थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष रही आपके 1993 1993-94 में, ठीक है। और इनके नाम पे आपने देखा होगा बहुत से उत्तराखंड में आप देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में इनके नाम पे आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह है। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल जी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, ये अल्मोड़ा से संबंधित हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में ये पुलिस निरीक्षक रहे, और 19 सितंबर 2008, 19 ऑफ सितंबर 2008 में क्या हुआ था आपका, बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जो चला था उसमें शहीद हो गए थे, और मरणोपरांत इनको 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है, अशोक चक्र इनको दिया गया था। अगला नाम है देखिए गजेंद्र सिंह बिष्ट। गजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो थे एनएसजी कमांडो थे, एनएसजी आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिनको कहा जाता है, बेहद कठिन तपस्या और ट्रेनिंग के बाद एनएसजी कमांडो बनता है कोई भी सैनिक। तो एनएसजी कमांडो के रूप में भाई इन्होंने 26 नवंबर 2008 भारतीय इतिहास में आप जानते हैं जब मुंबई में आपका ताज होटल पे हमला किया गया था कसाब और उसके साथियों के द्वारा, तो इसी में आपका नरीमन हाउस पर जो आतंकी हमला हुआ था, बंधकों को रिहा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है। हालांकि इस हमले में गजेंद्र सिंह बिष्ट जी शहीद हो गए थे, और 2009 में इनको मरणोपरांत आपको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है, अशोक चक्र इनको दिया गया। चलिए इसके बाद नाम आता है भाई हमारा सीडीएस बिपिन रावत जी। देखिए सीडीएस बिपिन रावत जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जन्म 1958 में हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया था। सीडीएस बिपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये देश के पहले सीडीएस बनने का गौरव जो है इनको भी प्राप्त है। 5/11 गोरखा राइफल से संबंधित है, गोरखा राइफल में कमीशन हुए थे, ठीक है, 5/11 गोरखा राइफल्स में ये कमीशन हुए थे, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रहे थे 26वें, यानी कि जनरल भी रहे, सीडीएस तो फिर बने थे, थल सेना अध्यक्ष रहे थे 2016 से 2019 को, और उसके बाद देश के पहले सीडीएस बने थे 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इनकी वाइफ भी थी और अन्य लोग थे, लगभग आई थिंक 16 लोग शायद इसमें शहीद हुए थे जो घटना हुई थी आपकी। चलिए इसके बाद देखते हैं सीडीएस अनिल चौहान जी। जन्म इनका हुआ था 1961, और ये भी रिलेट करते हैं आपका पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी हैं पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये देश के दूसरे सीडीएस बने, जैसे हमारे जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ उसके बाद दूसरा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इनको बनाया गया है, ठीक है। तो सीडीएस के रूप में काम कर रहे हैं, और 2022 से अभी तक वर्तमान तक इस पद पर ये बने हुए हैं, ठीक है। अनिल चौहान जी अच्छे से याद रखिएगा, कई बार इनके गृह जनपद पूछता है, दोनों ही हमारे जो ये सीडीएस रहे पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए उत्तराखंड की धरती से बहुत से ऐसे वीर सैनिक हुए हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है हर युद्ध में, हर सेवा में, ठीक है। इतना अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ऐसे जो हमारी आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के सैनिकों का विशेष योगदान रहा था। सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, यहाँ पर उत्तराखंड से कम कितने लोग थे, 2500 गढ़वाली सैनिक थे, ठीक है, 2500 गढ़वाली और कुमाऊनी सैनिक थे। इसमें ना केवल गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों मिला के 2500 सैनिक थे आजाद हिंद फौज में, आईएनए जिसको कहा जाता है,
ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी इसको कहा जाता है। और लगभग 12% था ये कुल फौज का, जो उसमें आईएनए की टोटल फौज की जो भी संख्या थी उसका 12% था केवल उत्तराखंड से ही, ठीक है। और लगभग इसमें से 600 सैनिक शहीद हुए थे उसमें, 600 सैनिकों का बलिदान हुआ था उसमें आजाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के। अब उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड से जो प्रमुख नाम थे इसमें सुभाष चंद्र बोस की इस फौज में पहला नाम आता है कर्नल पीएस रतौड़ी जी का, कर्नल पीएस रतौड़ी, पितृशरण रतौड़ी जी, ठीक है। तो ये सुभाष रेजिमेंट की पहली बटालियन के कमांडर थे, आप नोट बना लीजिएगा। और दूसरा नाम था देखिए आपका मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू की मैं बात करूं, ये सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तिगत सुरक्षा बटालियन के कमांडर थे, ठीक है। अगला नाम था इसमें मेजर बुद्धि सिंह रावत, मेजर बुद्धि सिंह रावत, ठीक है। मेजर बुद्धि सिंह रावत जो थे ये नेताजी के व्यक्तिगत स्टाफ के एजुडेंट बनाए गए थे। कर्नल चंद्र सिंह नेगी, महत्वपूर्ण नाम है कर्नल चंद्र सिंह नेगी, ठीक है। कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी जो थे ये सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। सिंगापुर में जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी आजाद हिंद फौज के, उसके कमांडर इनको बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड की महिलाओं का भी इसमें योगदान था। और रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट थी इसमें, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी उसमें, ठीक है, आजाद हिंद फौज में। इसमें भागीदारी दर्ज की उत्तराखंड की महिला सैनिकों ने भी। और कुल मिलाकर 600 उत्तराखंड के सैनिक बर्मा और सिंगापुर के मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हुए थे, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि उसमें अकेले चमोली जिले से ही 500 से 550 के आसपास सैनिकों ने भर्ती की थी इसमें, मतलब केवल चमोली से 550 के आसपास सैनिक थे इसमें, ठीक है। और जो मैंने पहला नाम आपको बताया आजाद हिंद फौज के जो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस रतौड़ी, जिनका नाम था पूरा पितृशरण रतौड़ी जी। पितृशरण रतौड़ी जी को उनकी बहादुरी के लिए सरदार ए जंग की उपाधि भी दी गई थी, सरदार ए जंग का इनको टाइटल मिला था, ठीक है। कौन थे पितृसिंह रतौड़ी जी, मैं आपको बता चुका हूं, सुभाष रेजिमेंट की पहली बटालियन के कमांडर, ठीक है। ये पहली बटालियन के कमांडर थे, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के सैनिकों का विशेष योगदान रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने देखा उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, कुछ प्रमुख नाम सैनिकों के जिन्होंने विशिष्ट योगदान दिया। अगले पार्ट में हम देखेंगे राज्य में जो स्थित सैनिक छावनियां हैं कब स्थापित हुई थी, और इसके अलावा हम देखेंगे राज्य में जो भी सैनिक स्कूल या कॉलेजेस हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।